वो होता है इनकम। आपने देखा होगा, इनकम का मतलब होता है आगम। आगम का मतलब आय। तो इनकम जो रिप्रेजेंट करता है वो इनकम आय को रिप्रेजेंट करता है, और आय पहले से निर्धारित होती है, पहले से निर्धारित होती है, फिक्स होती है, पहले से निर्धारित होती है। जैसे एक मजदूर है और वो कहता कि एक काम करते हैं, आपको हम हमारे यहाँ डेली वेज पे आप काम करोगे, सपोज दैट वो कहता है कि हम 300 रुपये लेंगे, तो ये 300 मजदूर की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इनकम प्री डिटरमाइन होते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, आप कहते हो कि मुझे 10,000 पर मंथ चाहिए, तो ये आपकी इनकम होगी, ये पहले से डिसाइड है। अब एक इकोनॉमिक्स में आपकी टर्मिनोलॉजी इस समय बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है वो कहलाती है आगम। आगम की टर्मिनोलॉजी को हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, और आगम का मतलब होता है रेवेन्यू। ये रेवेन्यू की जो हिंदी है, कई कई बुक्स आय लिखती, बट आय गलत, टेक्निकल शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है आगम। और आगम पूर्व डिसाइड नहीं होता है। आगम वस्तु की मात्रा या सेवा की मात्रा, वस्तु ऑब्लिक सेवा की मात्रा और गुणे उसका प्राइस होता है। वस्तु ऑब्लिक सेवा की मात्रा गुणे प्राइस। ठीक है, आपके खेत में 10 क्विंटल गेहूं हुआ है, 10 क्विंटल गेहूं को उसके प्राइस से, मान लीजिए 20 रुपए केजी है, तो उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद आपको रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो रेवेन्यू यू कांट डिसाइड, आपको नहीं पता। आपने मान लीजिए 100 यूनिट तरबूज लिए, और 100 यूनिट तरबूज से आपको हम पूछे कि कितना आप इनकम इसमें जनरेट करोगे, आप कहोगे सर नहीं डिसाइड है, क्योंकि बाजार में एक तरबूज का क्या रेट चलेगा मुझे नहीं पता है। दैट में बी 20, दैट में बी 30, दैट में बी 40, कुछ भी रेट हो सकता है, एंड इट इज वेरी, ये जो होता है वो बदलता रहता है। कब, सुबह कुछ अलग रेट में हो सकता है, शाम को कुछ और अलग रेट पे जा सकता है। तो इसलिए आगम जो होता है, आगम वस्तु की मात्रा तथा मूल्य का गुणनफल होता है, और यह उत्पादन की इकाइयों को बिकने के बाद प्राप्त होता है। कितनी उत्पादन की इकाइयां हमारी बनी और वो बाजार के मूल्य पर बिकी, उसे हम लोग आगम कहते हैं। तो आय जैसे प्री डिसाइड होता है, आय एग्रीमेंट होता है कि हम इतने घंटे काम करेंगे, इतना लेंगे, बट रेवेन्यू इट इज क्या होता है, डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ मार्केट, यानी बाजार के मूल्य पर यह निर्भर करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा, रेवेन्यू जो होती है वो उत्पादक द्वारा उत्पादन किए गए वस्तुओं के मूल्य का गुणनफल है। रेवेन्यू क्या है, एक उत्पादक कितनी कमोडिटीज को, कितनी सर्विसेज को जनरेट करता है और उसको बाजार मूल्य को गुणा कर देता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। इसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होती है, ये वेरी करती है। तो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि एक कंपनी वाला क्या करता है, अपनी वस्तुओं का उत्पादन करता है, और उस उत्पादन को बाजार में जब बेचता है, तो बाजार में बेचने के बाद उसे क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलती है। अर्थशास्त्र की भाषा में अगर मैं बात करता हूं कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा, जो जितनी वस्तुएं होती हैं, जितनी सर्विसेज होती हैं, मात्रा और गुणे बाजार कीमत। ठीक है, बाजार कीमत, इन दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिल जाता है, हमें कुल आगम मिल जाता है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो होती है, टी आर इज इक्वल टू प्राइस, सॉरी पहले क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू
प्राइस होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर आना चाहिए कि आगम कभी भी आपको निकालने को कह दिया जाए तो जितनी उत्पादन की मात्रा है उसको बाजार मूल्य से गुणा करना होगा, और जब मात्रा को बाजार मूल्य से गुणा कर देंगे तो हमें आगम प्राप्त हो जाता है। और ये याद रखिएगा, ये मूल्य क्या है? ये बाजार मूल्य है जिसे आप लोग कीमत की संज्ञा देते हो। अब कीमत निकालना हो तो क्या करोगे? इसी फार्मूले में देखो, क्यू को अगर मैं टीआर के नीचे कर दूं तो कीमत निकल आएगा। या दूसरे शब्दों में औसत आगम अगर आपको निकालना है तो औसत आगम कैसे आप निकालोगे? कुल आगम को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड कर दोगे। अगर कुल आगम को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देते हैं तो हमें औसत आगम प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका औसत आगम का फार्मूला बन जाता है कि औसत आगम जो होता है वो कुल आगम बटे उत्पादन की इकाइयां होती हैं। ठीक है? सर बोलिए। सर एआर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। क्यों? औसत आप कैसे निकालते हो आप बताओ। औसत कुल संख्याएं होती हैं, उनका जोड़ कर लेते हैं, बटे में कुल संख्या की जो नंबर होते हैं उनको लिखते हैं। देखो ना, और आप फिर देखो कुल औसत आगम कैसे निकलेगा? कुल आगम को हमने उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर दिया। बोलिए, वो नहीं है क्या कॉन्सेप्ट यहां पर? जी सर, तो एआर सर इस फार्मूले से कैसे निकला ये समझ में नहीं आ रहा। ए यार हमारा कॉन्सेप्ट है, औसत अच्छा अच्छा। आगम हम निकालना चाहते हैं। औसत आगम हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट है, तो औसत आगम तो कॉन्सेप्ट को निकालेंगे ना। क्या कहते हैं आप बाजार में? कहते हैं औसत दूरी क्या है, औसत मूल्य क्या है, औसत दूरी कहते हैं औसत वजन क्या है। औसत शब्द का प्रयोग तो बहुत जगह किया जाता है। ठीक है? तो औसत आगम निकालने के लिए हम कुल आगम को, ये जो कुल आगम है इसको उत्पादन की मात्रा से विभाजित कर देते हैं। ठीक है? तो यहां पर जो आपका ए आर है, औसत आगम है, जिसको आप लोग औसत आगम कहते हो, औसत आगम है, ये क्या कहलाता है? ये आपका एवरेज रेवेन्यू है। और ये कैसे निकलता है? कुल आगम। कुल आगम कैसे मिला? कुल उत्पादन की इकाइयां और बाजार में जो मूल्य चल रहा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुल आगम बटे उत्पादन की इकाइयां, उत्पादन की इकाइयां। इसके आधार पर आप औसत आगम की गणना कर सकते हो। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो बड़ा पॉपुलर है अर्थशास्त्र में, तीन प्रकार के आगम बड़े पॉपुलर हैं। पहला आपका कुल आगम, दूसरा आपका औसत आगम, और तीसरा आपका बड़ा पॉपुलर है सीमांत आगम। तीन प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने आगम का क्लासिफिकेशन किया था, तो तीसरा आपका है सीमांत आगम। और सीमांत आगम का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है अंतिम इकाई को बेचने के बाद प्राप्त आय। अंतिम इकाई, जैसे आपने देखा होगा एक टमाटर वाला है, वो पूरे दिन क्या करता है, 40 रुपए केजी का टमाटर देता है, लेकिन लास्ट में जब 1 किलो उसके ठेले में बचता है तो क्या करता है, 20 का ले जाओ। तो 20 जो हुआ वो मार्जिनल रेवेन्यू है कि अंतिम इकाई आपने किस प्राइस में बेची है। ठीक है? तो तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अंतिम इकाई को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुल आगम फलन का अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन आपने देखा होगा। कुल आगम फलन को अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष? उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष। तो ये तीन प्रकार के कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, और हम एक बेसिकली कह सकते हैं कि आपके अर्थशास्त्र में जब आगम की हम बात करते हैं तो आगम के अंतर्गत तीन प्रकार के आगम पाए जाते हैं। और पहला आपका आगम आता है कुल आगम, और कुल आगम का कॉन्सेप्ट ये कहलाता है टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जितनी उत्पादन की इकाइयां हुई हैं उत्पादक को, उसको मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या निकल आएगा? कुल आगम। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है औसत आगम का, क्योंकि औसत शब्द एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए औसत जरूर निकालना अनिवार्य होता है। तो औसत आगम का आता है, और औसत आगम बराबर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बटे उत्पादन की इकाइयां होता है। तो कुल आगम बटे उत्पादन की इकाइयां। और तीसरा आपका होता है सीमांत आगम, और सीमांत आगम का तात्पर्य होता है मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि
एक लास्ट की इकाई बिकने से कितनी प्राप्त हुई आगम, यानी अंतिम इकाई के विक्रय से प्राप्त आय। ठीक है, अंतिम इकाई को बेचने से आपको कितनी आगम प्राप्त हुई है, वो कहलाती है सीमांत आगम। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमारे पास आगम होते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार के आगम को डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, एमआर निकालने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से अवकलन आपको आना जरूरी हो जाता है। तो मैंने बेसिक अवकलन आपके साथ डिस्कस किया था और आज हम लोग क्या करेंगे, जब आगम का पहले टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसको आगे हम देखेंगे कैसे मैथमेटिकल उसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता, ताकि आगम को हम कैलकुलेट आसानी से कर सकें। अब देखिए, आगम को हमने तीन प्रकार से पढ़ा। पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज आगम, व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू को हमने देखा कि उत्पादन की इकाइयों को बेचने के बाद जो बाजार से हमें प्राप्त होता है वो आगम कहलाता है। और आगम हमें तीन प्रकार का प्राप्त होता है, कुल आगम, औसत आगम तथा सीमांत आगम। तो तीन प्रकार के आगम प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप अब हम आगम की गणना कैसे करते हैं या आगम रेखाएं कैसे बनती हैं, तो वो हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम रेखाएं कैसे होती हैं तथा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगम रेखाएं किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो यानी दो प्रकार के बाजार होते हैं बेसिकली। मार्केट का अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो मार्केट बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है। मार्केट, ठीक है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। और दूसरा हमारे पास होता है इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है, आईसीएम कह सकते हैं, और इसको कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। ठीक है, तो दो प्रकार के बाजार हमको अर्थशास्त्र में अध्ययन करने को आते हैं और उन दोनों बाजार के अंतर्गत जो आपके आगम रेखाएं होती हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। सर पीसीएम का क्या फुल नेम बताया फुल फॉर्म? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। थैंक यू सर। बीच में मत बोलिएगा, नहीं रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगी, फिर लास्ट में आप पूछिएगा सारा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट उसमें देखते हैं, पहला टॉपिक है जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत जो आगम रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि आपकी आगम रेखाएं कैसे होती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार, देखिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो आपका होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट आपका होता है, वहां पर प्रत्येक इकाई का मूल्य, वहां पर प्रत्येक इकाई का मूल्य समान होता है। प्रत्येक इकाई का मूल्य समान होता है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट का मूल्य समान होता है। चाहे आप एक इकाई खरीदिए तो वही रेट में मिलेगी, चाहे दो इकाई खरीदिए तो भी वही रेट में मिलेगी। अगर कोई पेन 10 रुपए का है तो यह नहीं होगा कि दो पेन खरीद रहे हैं तो एक काम करते 9-9 रुपए का कोई देते, वो आपको 10-10 के ही पड़ेंगे। 3 पेन खरीद रहे हैं 10-10 के पड़ेंगे, 30 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो चाहे आप एक इकाई वस्तु खरीदिए, ट्रेन में टिकट आप करा रहे हो, एक टिकट का दाम 300 रुपए है जाने का तो 300 रुपए लगेगा, 2 टिकट कराओगे 600 रुपए लगेंगे, 3 टिकट कटाओगे 900 रुपए लगेंगे। ऐसे नहीं कि 3 लोग जा रहे हैं भैया कुछ कंसेशन कर दो, नहीं चलेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाए आपके प्राइस कम हो जाए। यह सिचुएशन मुझे केवल इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमको ऐसा दिखाई पड़ता है और अर्थशास्त्र में लगभग 90% जगह पर इनपरफेक्ट मार्केट पाया जाता है, अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसलिए अगली इकाई का मूल्य कम होता जाता, थोक में हम खरीदते वस्तुएं कम रेट में मिलती हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत
अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, एक बच्चे की एडमिशन फीस 2000, 2 बच्चे की 4000, 3 बच्चे की 6000। ऐसा नहीं है कि 2-3 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो एक की माफ हो जाएगी, नहीं, आपको करना पड़ेगा। दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में 2 क्वालिफाई है तो तीसरा फ्री में आईएएस बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्रत्येक इकाई का मूल्य समान होता है। यह सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एवरी यूनिट जो होती है, एवरी यूनिट जो बाजार में बिकने के लिए आती है, प्रत्येक इकाई का मूल्य क्या होता है, समान होता है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल में हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मान लीजिए हम एक वस्तु खरीद रहे हैं और उसका मूल्य, प्राइस क्या है देखते हैं। तो मान लीजिए हम एक इकाई वस्तु खरीदते हैं और एक इकाई वस्तु का मूल्य है 10 रुपए, 2 इकाई वस्तु का मूल्य है 10 रुपए, दूसरी इकाई का मूल्य 10 रुपए, तीसरी इकाई का मूल्य कितना है 10 रुपए, चौथी इकाई का मूल्य कितना है 10 रुपए, पांचवी इकाई का मूल्य कितना है 10 रुपए, छठी इकाई का मूल्य कितना है 10 रुपए। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की डिफिनीशन हमें यह बताती है कि बाजार में बिकने वाली प्रत्येक इकाई का मूल्य समान रहेगा। अगर समानता पाई जाती है तो परफेक्ट कंपटीशन है। मैंने एग्जांपल आपको दिया रेलवे के टिकट का। रेलवे के टिकट के अंतर्गत आप एक व्यक्ति का टिकट करते हैं 300 रुपए, 2 व्यक्ति का करते हैं 600 रुपए देना पड़ेगा, 3 व्यक्ति का करते हैं 900 देना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत ऐसा आपको दिखाई पड़ता है कि एक इकाई का दाम 10 रुपए, दूसरी इकाई परचेज करेंगे तो भी 10 रुपए देना है, तीसरी इकाई परचेज करेंगे तो भी 10 रुपए देना है, चौथी इकाई परचेज करेंगे तो भी 10 रुपए देना है। तो ये आपके एक बाजार की सिचुएशंस होती है। अब टोटल रेवेन्यू की बात करता हूं, तो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, P इंटू क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, मूल्य को मात्रा से गुणा करना है। तो मूल्य को मात्रा से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 त्रिक 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इकाइयां बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे कुल आगम या टोटल रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देख सकते हो आप कि टोटल रेवेन्यू 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ। तो जैसे जैसे इकाइयां बिकती चली जाती हैं मूल्य स्थिर के साथ टोटल रेवेन्यू का मान बढ़ता चला जाता है। तो ये एक विशेषता होती है परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कि जो टोटल रेवेन्यू होता है वो स्थिर दर से बढ़ता हुआ चला जाता है। अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो औसत आगम कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत? तो औसत आगम निकालने के लिए मैंने कहा था टोटल रेवेन्यू को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देना। तो टोटल रेवेन्यू है 10, उत्पादन की इकाइयां 1, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार जो औसत आगम होता है वो स्थिर बना रहता है, 10 10 10 10 10। चलिए अब सीमांत आगम के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए कैसे हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला, अगर मान लीजिए एक उत्पादक है वो एक इकाई बाजार में बेचता तो वही मार्जिनल होगी, तो 10 आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू। अब मान लीजिए वो केवल 2 यूनिट बाजार में बेचता है तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, वो मार्जिनल हो जाएगी। तो देखिए इसमें से पहली यूनिट से 10 रुपए मिला और दूसरी यूनिट से कितना मिला, 10 ही मिला है, तभी 20 हुआ है। तो दूसरी यूनिट को बेचने के लिए तो बाजार की पहली यूनिट से आप क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको निकल आएगा दूसरी यूनिट का प्राइस क्या था, दूसरी यूनिट से उसको कितना रेवेन्यू मिला। तो जब 20 से मैंने 10 को माइनस कर दिया तो मुझे 10 ही मिल जाता है। तीसरा यूनिट बेचने से, तो तीसरा यूनिट बेचने से फिर 10 मिला मुझे, चौथी यूनिट बेचने से फिर से 10 मिला मुझे, पांचवी यूनिट बेचने से फिर से 10 मिला,
छठी यूनिट बेचने से फिर से 10 मिला। तो इस प्रकार सीमांत आगम मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए विशेषता क्या होती है, क्या क्या विशेषता होती है कि आगम लाइंस मुझे क्या बताती है। पहली रिपोर्ट मुझे बताती है, रिपोर्ट में बात करता हूं, पहली रिपोर्ट बताती है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राइस स्थिर होता है, पहली चीज। तो कांस्टेंट प्राइस की बात हम करते हैं, कांस्टेंट प्राइस होता है पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है कुल आगम स्थिर दर से बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे, कुल आगम स्थिर दर से बढ़ता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है। तीसरा औसत आगम स्थिर रहता है। थर्ड, ए औसत आगम स्थिर रहता है। देखो, और स्थिर है कि नहीं है, 10 10 10 और मूल्य के बराबर रहता है, और मूल्य के बराबर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू प्राइस। जो प्राइस होगा वही औसत आगम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्राइस और एआर दोनों बराबर होते हैं। कभी भी अगर परफेक्ट कंपटीशन क्वेश्चन में दिया तो ये आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ प्राइस इज इक्वल टू औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू के। तीसरा, एमआर स्थिर रहता है। थर्ड, फोर्थ है एमआर कांस्टेंट होता है। एमआर कांस्टेंट होता है और आपके पास देखो कांस्टेंट है 10 10 10 और प्राइस के इक्वल होता है। तो रिजल्ट क्या निकला कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत बाजार में P इक्वल टू AR इक्वल टू MR पाया जाता है। तो अगर कहीं क्वेश्चंस में या कहीं रिपोर्ट में P इक्वल टू AR इक्वल टू MR लिख करके आता है तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि ये जो कंडीशन है ये केवल परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत पाई जाती है, यानी दिस इज द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ऑलवेज मूल्य, औसत आगम तथा सीमांत आगम तीनों का मान बराबर होगा। तो ये हमने पहली रिपोर्ट देखी। अब इनको हम ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स में ग्राफ पेपर बहुत दिखाई पड़ते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बताएगी, चलिए देखते हैं। पहले चीज तो हम कुल आगम टोटल रेवेन्यू का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू को जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें ये बताता है ओ एक्स एंड ओ वाई। तो ये अगर मैं यूनिट्स ऑफ द या यूनिट्स मैंने आधार अक्ष पे ले लिया एंड रेवेन्यू को मैंने लंब अक्ष पर ले लिया तो मुझे 45 अंश का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। टोटल रेवेन्यू लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कुल आगम रेखा एक सीधी रेखा के रूप में होगा, एक लीनियर लाइन होगी। लीनियर लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता, उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, स्थिर दर से कुल आगम भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने 1 यूनिट तो कुल आगम 10, जैसे हमने 2 यूनिट तो कुल आगम 20, जैसे हमने 3 यूनिट तो कुल आगम 30, जैसे हमने 4 यूनिट तो कुल आगम 40। तो देखिए यूनिट जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है कुल आगम भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह हम ए से बी पॉइंट पर, बी से सी, सी से डी, इसी तरह आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत 45 डिग्री का एंगल प्लस एक सीधी रेखा के रूप में टीआर पाया जाता है। और टीआर कभी भी मैक्सिमा नहीं होता, कभी भी मैक्सिमा नहीं हो सकता, यानी कुल आगम कभी भी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत अधिकतम नहीं होगा। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, बहुत बार यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया कि क्या परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कुल आगम अधिकतम हो सकता है? नो, कभी नहीं होगा अधिकतम। क्या परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आगम रेखाएं
कर्व के रूप में होती है? नहीं हो सकती है। कारण मूल्य स्थिर होता है। क्यों नहीं हो सकती? कोई पूछ सकता है कि वाई टोटल रेवेन्यू इज नॉट गोइंग ऑन मैक्सिमा। मैक्सिमा पे क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस इज कांस्टेंट, सो द टोटल रेवेन्यू विल बी नेवर मैक्सिमम, कभी नहीं अधिकतम हो सकती हैं, और एक लीनियर लाइन के रूप में हरदम रहेंगी, और दैट हैव द 45 डिग्री एंगल, जो 45 डिग्री एंगल को बताती है। अब लीनियर लाइन हमें क्या बताती है? लीनियर लाइन हमें यह बताती है कि जो टोटल रेवेन्यू होती है, टोटल रेवेन्यू की जो बढ़ने की दर होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कुल आगम परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एक स्थिर दर से बढ़ता चला जाता है, और स्थिर दर से इसमें वृद्धि हमको दिखाई पड़ती है। यह रिपोर्ट हमको प्राप्त हुई। चलिए औसत तथा सीमांत आगम की बात कर लेते हैं। तो मूल्य ऑब्लिक औसत तथा सीमांत आगम, इन तीन की रिपोर्ट क्या कहती है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत? तो OX OY, नीचे यूनिट्स, ऊपर प्राइस TR, सॉरी TR तो हो चुका, AR एंड MR, इन तीन के विषय में रिपोर्ट देखते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत ये तीनों पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पाई जाती हैं, आधार अक्ष के समानांतर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू AR इक्वल टू MR लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग डिमांड रेखा भी कहते हैं। डिमांड लाइन किया, डिमांड कर्व के कहते हैं, बट लाइन होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत ये चारों चीज इक्वल होती है। जो मूल्य रेखा होती है वही मांग रेखा होती है, जो औसत आगम रेखा होती है वही मूल्य रेखा होती है, और वही सीमांत आगम रेखा होती है। तो thus we can say that the price, average revenue and marginal revenue and demand, ठीक है, बहुत सारे इक्वल, सभी बराबर होते हैं। एंड द जो आपके प्राइस लाइन, एवरेज रेवेन्यू लाइन, मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, आधार अक्ष के समानांतर होता है। इसका मतलब होता है कि उत्पादन की इकाइयां आप Q1 कर दो, उत्पादन की इकाइयां, एक मिनट, आप उत्पादन की इकाइयां बढ़ाकर Q2 कर दो, आप उत्पादन की इकाइयां Q3 कर दो, उत्पादन की इकाइयां Q4 कर दो, चाहे जितनी उत्पादन की इकाइयां आप बढ़ाते चले जाओगे, बट जो आपका औसत आगम, सीमांत आगम है, ये सदैव स्थिर बना हुआ रहेगा। इसकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है, शून्य स्लोप वाला होता है। तो शून्य स्लोप वाला युक्त जो आपकी औसत रेखा, मूल्य रेखा, सीमांत आगम रेखा होती है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पाई जाती है, और यही आपके पूर्ण प्रतियोगिता की आगम रेखाओं की विशेषता पाई जाती है। तो ये मैंने आपके साथ दो डिस्क्राइब किया, दोनों को मैंने टेबल के माध्यम से आपको डिस्क्राइब किया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत जो औसत आगम रेखा है, टोटल रेवेन्यू लाइंस है, मार्जिनल रेवेन्यू लाइंस है, ये कैसे पाई जाती हैं, इनको हमने स्टडी किया है। अब चलिए इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में IPCM के अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत भी हम तीनों देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, एंड मार्जिनल रेवेन्यू लाइंस कैसे पाई जाती हैं, इनका हम क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम चलिए स्टडी कर लेते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो बाजार होता है जहां पर उत्पादक एक अतिरिक्त इकाई को बेचने के लिए वस्तु का मूल्य पहले से कम कर देता है। मतलब कि हर अगली इकाई के लिए एक उत्पादक कम मूल्य का चुनाव कर सकता है, ठीक है, फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब वो होता है कि अगली इकाई या थोक में प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु का
मूल्य कम करता चला जाता है। ठीक है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु का मूल्य कम नहीं करता, समान बनाए रखता है। ठीक है, तो चलो आओ देख लेते हैं कि कैसे प्रत्येक अगली इकाई के लिए वस्तु का मूल्य कम करता चला जाता और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है टोटल रेवेन्यू पर, एवरेज रेवेन्यू पर एंड मार्जिनल रेवेन्यू पर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता। आइए स्टडी कर लेते हैं। ये आपका है यूनिट्स एंड प्राइस। एक इकाई को वो 10 रुपए में बेचता। अगर आप किसी के पास जाते हो 1 किलो भैया आलू क्या किस रेट का दोगे, 10 रुपी केजी। ठीक है, अच्छा हम 2 किलो ले लेंगे, बताइए अब क्या रेट रहेगा भैया, 9 रुपए दे दीजिएगा। अच्छा तो बताओ 3 किलो ले लेंगे, अब क्या रेट दोगे, अच्छा 8 रुपए दे दीजिएगा। अच्छा 4 केजी ले लेंगे, बताइए क्या रेट होगा, 7 रुपी दे दीजिएगा। 5 केजी लेना बताओ 6 रुपए। बट एक मन में प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं तो प्राइस स्थिर करेगा ना, लगातार हम यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे तो प्राइस डिक्लाइन नहीं करेगा। तो वो कौन सा प्राइस होगा जिसके बाद एक प्रोड्यूसर कहता कि नहीं भैया अब नहीं हमको पड़ रहा है। आपने देखा होगा, आप बार्गेनिंग करते हो, कम करते चले जाते हो, बट एक लेवल के बाद वो रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि नहीं हम इस प्राइस लेवल के नीचे वस्तुओं को नहीं बेच सकते हैं। तो जब रिफ्यूज कर देता तो आखिर क्यों रिफ्यूज करता है। ठीक है, उस प्रश्न का जवाब भी हम देखेंगे, ग्राफिकल एंड टेबुलेशन फॉर्म पे चेक करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वस्तुओं की मात्रा बढ़ाता चला जाता है कंज्यूमर, वैसे वैसे एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइस को कम करता चला जाता है। ये हमने बिहेवियर देखा है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत। और जब वो चौथी इकाई खरीदता है तो उसका प्राइस छठवीं इकाई वो खरीदता है तो उसका प्राइस घट के 5 कर देते हैं, और 7वीं इकाई में क्या 4 कर देगा। तो ये एक प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि लगातार वस्तुओं की इकाइयों को बढ़ाने के साथ वस्तु का मूल्य लगातार कम होता चला जाता है। अब क्या होगा, चलो देखते हैं। वही प्रश्न, टोटल रेवेन्यू क्या होगी। तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए Q इंटू पी करना होगा, Q इंटू पी करना होगा। तो 10 1 जा 10, 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 4 7 जा 28। तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी विशेषता यहां पर दिखाई गई कि जो टोटल रेवेन्यू होता है वो देखिए यहां पर बढ़ता है, बट घटती दर से। पहले 8 की स्पीड से यहां पे बढ़ा, फिर 4 की स्पीड से यहां पे बढ़ा, फिर यहां पर 4 की, यहां पे आपका 6 की स्पीड से बढ़ा, फिर यहां पे 4 की स्पीड से बढ़ा, और यहां पर 2 की स्पीड से बढ़ा, और फिर यहां पर मैक्सिमम हो गया। अगर वो प्राइस डिक्लाइन करके 5 रुपए रेट में बेचता है तो 6 इकाई बेचने पे उसे 30 रुपए का टोटल रेवेन्यू प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो 4 रुपए कर देता तो कितना केजी बिकता है वस्तुएं, 7 केजी वस्तुएं बिकती हैं, और उसकी टोटल रेवेन्यू कम हो जाती। इसलिए एक प्रोड्यूसर कभी भी 5 रुपए से नीचे तो नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि 30 रुपए जो उसकी टोटल रेवेन्यू है वो घट करके 28 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो कितना प्राइस घटाएगा, वो 10 रुपए से 5 रुपए कर सकता है, बट 4 रुपए वो कभी नहीं करेगा। 4 रुपए वो कह देगा आपको लेना हो तो लो, नहीं तो आप जाओ, क्योंकि टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएगी उसकी। तो एक रिजल्ट तो मुझे मिला कि जो टोटल रेवेन्यू होता है वो लीनियर नहीं होता है। मतलब वो क्या होता है, पहला टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, पहले टोटल रेवेन्यू देखो बढ़ता 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30, फिर गोइंग ऑन मैक्सिमम हो जाता, अधिकतम पे पहुंच जाता, दैट इज 30 लेयर, और फिर उसके बाद डिक्लाइन करने लगता है, दैट इज 28। और आगे घटाओ बढ़ाओगे तो और कम हो जाएगा मान। तो टोटल रेवेन्यू एक लीनियर फॉर्म पे नहीं पाया जाता, बल्कि टोटल रेवेन्यू में वृद्धिमान, स्थिर तथा घटोत्तरी हमको दिखाई पड़ती है। चलिए अब हम देखते हैं औसत आगम तथा सीमांत आगम कैसे पाए जाते हैं। ए आर, तो ए आर इक्वल टू
टी आर बाई क्यू, तो टी आर बाई क्यू तो टोटल रेवेन्यू 10, 10/1, 10/1 इक्वल टू 10, 18/2 इक्वल टू 9, 24/3 इक्वल टू 8, 28/4 इक्वल टू 7, 30/5 तो इक्वल टू 6, 30/5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका 30/6 इक्वल टू 5 एंड 28/4 आपका 7 तो इट विल बी 4। तो देख सकते हो कि जो औसत आगम है वो लगातार कम होता चला जाता है, बट इट इज इक्वल टू प्राइस, लेकिन ये प्राइस के देखिए समकक्ष हो जाता है। जैसे प्राइस का नेचर है वैसे औसत आगम का नेचर हो जाता है। यानी ये रिजल्ट हरदम याद रखना कि चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, औसत आगम को ही हम मूल्य बोलेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस, हरदम ये याद रखना। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन भी आपने देखा होगा कि वहां पे एआर और प्राइस था, और इन परफेक्ट कंपटीशन में भी एआर एंड प्राइस मिल गया। चलो एमआर की कंडीशन देख लेते हैं कि एमआर कैसा होगा। तो एमआर कैलकुलेट करते हैं। तो एमआर निकालने के लिए प्रीवियस इकाई से टोटल की जो टोटल यूनिट होती है, टोटल रेवेन्यू होती है, उसके प्रीवियस इकाई से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 10 है, 10 के प्रीवियस इकाई क्या है 0, तो 0 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 10 आएगा। फिर 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। फिर 24 में से 8 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। फिर 28 में से 24 करेंगे तो 4, फिर 30 में से 28 तो 2, फिर हम 30 में से 30 तो 0, फिर 28 में से 30 तो -2। तो सीमांत आगम का है वो तेजी से घटता है, 0 पर जाता है और निगेटिव हो जाता है। तो 3 प्रकार का सीमांत आगम पाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार का सीमांत आगम होता है। और सीमांत आगम की स्पीड देखिएगा, ये 10 से 9 हुआ, ये 10 से 8 हुआ, यानी दुगनी स्पीड से गिरता है, दुगना स्पीड से डिक्लाइन करता है एमआर। और औसत आगम देखो, ये 10 से 1 कदम, ये 10 से 8 2 कदम, यानी एमआर सीमांत आगम रेखा दुगनी स्पीड से डिक्लाइन होता चला जाता है। तो ये था टेबुलेशन फॉर्म पे रिजल्ट। और याद रखना एमआर एआर के ना तो बराबर है ना तो प्राइस के, यानी इनपरफेक्ट कंपटीशन में केवल एआर और प्राइस बराबर होते हैं, जबकि एमआर नहीं बराबर होता है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्राइस एआर और एमआर तीनों बराबर थे। ठीक है, लेकिन इन परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत केवल एआर तथा प्राइस ही इक्वल पाए जाते हैं। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख लेते हैं। पहला है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा पाया जाता है? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होता है? वो कुछ ऐसा पाया जाता है। टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल आगम तेजी से क्या होता है, घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, इंक्रीजिंग विथ डिक्लाइनिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट से। गोइंग ऑन मैक्सिमा, ये 30 वाली लेयर है, मैक्सिमा हो जाता है और उसके बाद घटने लगता है। तो कुल आगम वक्र 3 प्रकार का नेचर रखता है। ठीक है, 3 प्रकार का नेचर रखता है और इन 3 प्रकार के नेचर के अनुसार ये रिएक्ट करता है, ये काम करता है। ठीक है, अब औसत आगम तथा सीमांत आगम को देख लेते हैं। एआर तथा एमआर के विषय में जानकारी ले लेते हैं। तो एआर तथा एमआर को हम क्या कह सकते हैं कि औसत आगम लगातार गिरता। देखिए एआर लगातार गिरता, ध्यान से देखिए, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6, 5, 4 लगातार गिरता है। तो औसत आगम गिरता है, साथ ही साथ सीमांत आगम भी तेजी से गिरता है। ठीक है, सीमांत आगम भी गिरता है, लेकिन सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा दुगुना स्पीड से गिरता है, 2 गुना स्पीड से गिरता है। इसीलिए इस एंगल के बीच से होकर के जाता है। जैसे ये अगर ये आपका 60 अंश का कोण है एआर का, तो ये 30 अंश का कोण बनाएगा। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ए आर तथा एम आर दोनों डिक्लाइन करते हैं, दोनों निगेटिव स्लोप रखते हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ए आर तथा एम आर बराबर होते हैं। बट यहां पर जो स्लोप ऑफ एम आर है, स्लोप ऑफ एम आर इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए आर के पाया जाता, तो ये इसमें एक विशेषता पाई जाती है। तो ये आगम रेखाओं का मैंने नेचर आपके साथ डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन में। इन परफेक्ट कंपटीशन में अब मैं जो अगला लेक्चर होगा तो उसमें आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में काम करते हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो आप।